और ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कुछ नए क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड बोल सकते हैं या कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि छात्र के शरीर के वजन के संबंध में स्कूल बैग के वजन के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की जाती है। तो अमूमन आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में सुना होगा, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था कि बच्चों का जो बैग है वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, उन पर बहुत बड़ा एक तरह से बैग लाद दिया जाता है, बहुत ज़्यादा वजनी बैग लाद दिया जाता है। तो कितना परसेंट शरीर के वजन का 5%, 15% या 25% या फिर 10%। सही आंसर है आपका शरीर के वजन का 10% वेट जो है वो बैग का होना चाहिए। टेनर और टेनर 1980 के अकॉर्डिंग वे पाठ्यक्रम को कैसे परिभाषित करते हैं। इन्होंने पाठ्यक्रम को कैसे परिभाषित किया है टेनर और टेनर ने 1980 के अकॉर्डिंग। तो टेनर और टेनर ने पाठ्यक्रम के लिए क्या कहा, सीखने की एक योजना कहा है, या पाठ्यक्रमों का एक व्यवस्थित समूह है, या ज्ञान और अनुभव का पुनर्निर्माण है। सही आंसर आपका जो है, इन्होंने कहा है कि सामग्री और प्रक्रियाओं को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसे पाठ्यक्रम को इस रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की जो है, इसके अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है, तो ये कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग उसे संवाद करने के लिए या संप्रेषण के लिए करना चाहिए। फिर से एनईपी 2020 के अनुसार एनसीएफएसई का मतलब क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, या नेशनल कमिटी फॉर स्कूल एजुकेशन, या नेशनल कमिटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। सही आंसर आपका हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। अगला प्रश्न है शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी गतिविधियों का उद्देश्य क्या है। तो सीपीडी जो गतिविधियां होती हैं उनका उद्देश्य शिक्षकों के लिए क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर है आपका छात्र प्रदर्शन को बढ़ाना ही इसका उद्देश्य होता है, छात्र प्रबंधन को बढ़ाना। बाकी के ऑप्शन आप हटा सकते हैं, पेशेवर लाइसेंस, व्यक्तिगत रुचि और विकास, ये नहीं है, बल्कि मुख्य जो सीपीडी का उद्देश्य है वो छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर करना है। अगला क्वेश्चन है एनआईएलपी के संबंध में। तो ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, अनुमोदित कार्यक्रम है, इसका प्राथमिक उद्देश्य हमें बताना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं, पहले तो एनआईएलपी की फुल फॉर्म, चलो फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ आपको। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो गया। तो एक तो ये बात ध्यान रखिए। दूसरा जो है आपको ये जो एनआईएलपी है तो इसका उद्देश्य क्या है। देखिए बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा, अब आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, क्योंकि 15 और अबव बोला गया है इसमें कि 15 साल या 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए यह कार्यक्रम है एक तरह से। तो बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना, ये वैसे भी एलिमिनेट हो गया। केवल वयस्कों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करना। तो मूलभूत साक्षरता और ज्ञान केवल नहीं है बल्कि बच्चों और युवाओं को, यहाँ भी बच्चे आ गए तो बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, 15 और अबव है। और लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना। तो वयस्क शिक्षा के लिए है 15 और अबव की बात यहाँ पर की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विद्यांजलि पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यांजलि पहल का मुख्य उद्देश्य हमें बताना है। स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, या समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से स्कूलों को मजबूत करना, छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं आयोजित करना, या स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना। सही आंसर जो है आपका इसका है समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से स्कूलों को मजबूत करना। तो ये एक किस तरह का कार्यक्रम है जिसमें जो है समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के द्वारा स्कूलों को मजबूत किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में बुनियादी शिक्षा यानी जो बेसिक एजुकेशन है, इसकी योजना किसके आदर्शों पर बनाई गई? तो ये आसान सा प्रश्न हो गया। ये महात्मा गांधी के आदर्शों पर बनाई गई थी। 1937 में वृद्धा सम्मेलन होता है, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी कर रहे होते हैं। वहीं से आपका बेसिक शिक्षा या नई तालीम, एक तरह से बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आया था। शिल्प आधारित शिक्षा की वो बात करते हैं। मैं शिक्षा के साहित्यिक पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है? तो यहाँ पर देखिए, साहित्यिक पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जा रहा है। कौन से व्यक्ति हैं? टैगोर साहब हैं, नेहरू साहब हैं, या जाकिर हुसैन, या फिर महात्मा गांधी? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अभिकर्मित अध्ययन, अभिकर्मित जो अनुदेशन है आपका, प्रोग्राम लर्निंग भी हम इसे कहते हैं, इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका जन्मदाता जो है, ये क्वेश्चन काफी रिपीट भी होता है, स्किनर इसके फाउंडर माने जाते हैं। शिक्षा को प्रकृति की ओर वापस जाने का सिद्धांत, प्रकृति की ओर लौटो का सिद्धांत एक तरह से, तो ये तो प्रकृतिवादी कहते हैं, इनमें रूसो का ये स्टेटमेंट है। शिक्षा का वैयक्तिक लक्ष्य बालक को क्या बनाता है? अब देखिए, वैयक्तिक लक्ष्य की बात कर रहे हैं, जो व्यक्तिगत लक्ष्य है, एक तरह से सहयोगी व्यक्ति, वियुक्त व्यक्ति, विचार शून्य व्यवहार, या आत्मानुभूत व्यक्ति? सही आंसर आपका हो जाएगा आत्मानुभूत व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सत्य वह है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके? कौन कहता है? प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, या व्यावहारिकतावाद? सही आंसर आपका हो जाएगा यथार्थवाद के अनुसार सत्य वो है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। जीवन के नैतिक मूल्य दर्शन के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अगर नैतिक मूल्यों की बात यानी एथिकल वैल्यूज की बात की जा रही है, तो वैल्यूज के अंतर्गत आ जाएगा मूल्य मीमांसा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृतिवाद ने किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन किया है? अनुशासन की अगर बात की जाए तो प्रकृतिवादी जो है ये मुक्त्यात्मक अनुशासन प्रेफर करते थे, क्योंकि इनका मानना है कि बच्चों को प्रकृति में छोड़ दिया जाए, उससे अगर तकलीफ होगी तो वो खुद ही उससे सीखेगा। यानी ठंड में रख दिया जाए तो वो ठंड में रहने के कारण वो ये सीख जाएगा कि ठंड के दौरान कपड़े ज्यादा पहनने होते हैं। तो इस तरह का सिद्धांत प्रकृतिवादी मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करते हैं, जबरदस्ती वो अनुशासन थोपने की बात नहीं करते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था, तो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि या प्रयत्न एवं त्रुटि भी बोल सकते हैं, या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है ये कोहलर का हो गया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत आपका पावलोव का हो गया। विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है, विद्यालय के संचालन के लिए विद्यालय संगठन जरूरी होता है, विद्यालय प्रबंधन भी जरूरी है, विद्यालय प्रशासन भी जरूरी है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण के विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किए थे? ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण की बात कर रहे हैं और सबसे पहले किसने प्रस्तावित किए थे? हंटर कमीशन ऑप्शन है, अंग्रेज मिशनरी, या वुड रिपोर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जो वुड डिस्पैच था 1854 का, इसमें जो है सबसे पहले पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण के विचार प्रस्तुत किए गए थे। निजी विद्यालय की आय के स्रोत होते हैं, जो आपका प्राइवेट स्कूल है उसकी अक्षय विधि हो गया, अनुदान हो गया, दान हो गया, ये सभी जो है उसके आय के स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं वस्तुनिष्ठता। अच्छे परीक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ होना उसका जरूरी है। अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं, ये पूरा स्टेटमेंट ठीक से पढ़ना है। अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं, तो अच्छा परीक्षण वही तो होगा जिसमें अस्पष्ट शब्द नहीं होंगे। व्यक्तिनिष्ठता आपका जो है इसकी विशेषता नहीं है, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। व्यक्तिनिष्ठता मतलब किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण पर वो आधारित नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी का इंटरव्यूज होते हैं वहां पर वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है कि उस व्यक्ति ने आपको क्या पूछा, उसका जवाब आपने किस तरह से दिया, उसने उस हिसाब से आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया। नकारात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा का भी इसे कहते हैं हम। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? फिर से काफी टाइम बाद ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये रूसो का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्ञान की संस्तुति करेगा? तो यथार्थवादी जो ज्ञान मीमांसा है वो किस प्रकार के ज्ञान की संस्तुति करेगा? तो यथार्थवादी यानी जो वास्तविक है उसी को मानते हैं। प्रेरणादायी ज्ञान नहीं हो सकता है। अनुभव निरपेक्ष ज्ञान की संस्तुति करेगा यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा।
निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता है? तो ये आसान सा प्रश्न हो गया। तीव्र शारीरिक विकास, मानसिक तनाव, संवेदनशील प्रकृति या फिर ये सभी? आंसर कीजिए जरा। तो आंसर जो हो जाएगा आपका, देखिए तीव्र शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक तनाव भी रहता है इसमें, और सेंसिटिव होते हैं काफी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक छात्र परीक्षा में, ठीक है, एक छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने नया कंप्यूटर दिलाने का वादा किया है। इसका आधार क्या है? अब देखिए इस तरह के प्रैक्टिकल अप्रोच पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑप्शन देख सकते हैं कि कंप्यूटर दिलाने का वादा किया है, तो ये कौन सी प्रेरणा है? एक तरह से आंतरिक प्रेरणा तब होती जब वो केवल कंप्यूटर के लालच से अच्छे अंक लाने की कोशिश नहीं करता। ये क्या हो जाएगा? ये आपका बाह्य प्रेरणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दीक्षा से संबंधित एक राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा है। दीक्षा पोर्टल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो दीक्षा पोर्टल से किससे संबंधित बुनियादी ढांचा है? तो ये शैक्षिक रिसोर्सेज से संबंधित बुनियादी ढांचा है। अगला प्रश्न है आपके सामने। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण SSSA ये हो जाएगा। और एस का मतलब हो गया आपका स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जो इनमें से सही हो जाएगा, ऑप्शन आप स्कूलों में शिक्षकों के वेतन की निगरानी ये नहीं करता है, सभी स्कूलों के लिए मानकों का न्यूनतम सेट स्थापित करना। तो मानकों का न्यूनतम सेट ये स्थापित करता है। निम्न में कौन सा दूसरों से, तो जो दूसरों से अलग होगा उसको चुनना है। यहाँ पर देखिए प्लेटो इंडियन एजुकेशनल थिंकर है, महात्मा गांधी भी हैं, श्री अरविंदो भी हैं, कार्ल मार्क्स जो है ये इंडियन एजुकेशनल थिंकर नहीं है। मनुष्य मात्र के विकास हेतु स्वामी विवेकानंद के विचार एवं सिद्धांत क्या थे? तो उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए या शिक्षा को मनुष्य के अंतर्निहित, ये परिभाषा हमने पढ़ी है तो ये आसानी से आप आंसर भी लगा सकते हैं। अंतर जगत का विकास करना, यानी जो अंतर्निहित पूर्णता है उसका विकास करना, ये विवेकानंद जी ने कहा है। इससे मनुष्य मात्र को गरीबी एवं असहाय स्थिति से उबरने में सहायता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। स्वयं के लिए जो वह बनाता है वही व्यक्ति है, इस विचार का समर्थक कौन सा दर्शन करता है? तो स्वयं के लिए, हम स्वयं के लिए जो बनाते हैं वही, हाँ वही एक तरह से व्यक्ति है। इस विचार का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? तो ये आधारित है आपका, यहाँ पर देखिए ये अस्तित्ववाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। स्वयं के यहाँ पर देखिए अध्ययन, अनुभव या शिक्षण के माध्यम से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या मूल्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब हम अनुभव से या शिक्षण के माध्यम से ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोण या फिर मूल्य प्राप्त कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया तो सिंपल हो गया, ये अधिगम की प्रक्रिया है, यानी सीखना आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। व्यावहारिक तर्क संगत दृष्टिकोण के समर्थन में पाठ्यक्रम निर्माण की क्रमिक प्रक्रिया क्या है? तो क्रमिक प्रक्रिया यहाँ पर पूछी गई और ये ठीक से देखना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ शुरुआत की जाती है, फिर सामग्री और सीखने के अनुभवों को अनुक्रमित किया जाता है और अंत में परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। एनईपी 2020 के अनुसार संपूर्ण विकास से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विकास से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा मजबूत अकादमिक उपलब्धियों वाले प्रतियोगी, ये गलत हो जाएगा। भविष्य में करियर सफलता के लिए केवल ज्ञानात्मक, ये भी गलत हो जाएगा। चरित्र निर्माण करना और 21वीं सदी के कौशलों वाले पूर्ण व्यक्तित्व बनाना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरटी जो राइट टू एजुकेशन का नियम है उसकी धारा है 22वीं धारा। उसके अनुसार स्कूल विकास योजना की तैयारी के लिए स्कूल स्तर योजना शुरू करने के लिए कौन अधिकृत है? किसके अंडर ये होगा? केवल स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक या एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, समुदाय के सदस्य, गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज के सहयोग से केंद्र सरकार के अधिकारी या फिर राज्य सरकार के अधिकारी? सही आंसर आपका हो जाएगा ये एसएमसी, समुदाय के सदस्य और गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के सहयोग से ये होता है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ध्रुव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्रुव कार्यक्रम अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, ये ध्रुव कार्यक्रम रिलेटेड था आपका जो तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके लिए ध्रुव कार्यक्रम शुरू किया गया था। यहाँ पे देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना
और उन्हें उनके कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है हमारे पास, आत्मनियंत्रण, संवेदनशीलता और आत्मज्ञान ये उपदेश किसके हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, थोड़ा सा टफ लग सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चन, क्योंकि आप महावीर के भी बोल सकते हैं, बुद्ध के भी बोल सकते हैं, गुरु नानक और कबीर सब एक तरह से एक ही तरह के थिंकर ये माने जा सकते हैं। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है आपका वो तो एज इट इज ही होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट है, तो ये आपके जो है बुद्ध के स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप का अनिवार्य मूल्य क्या है? शिक्षा का इसमें जीवन की गुणवत्ता, भावनात्मक समाकलन, मानव गरिमा, ये सभी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में शिक्षा अधिक थी। ब्रिटिश काल की अगर बात की जाए तो इन्होंने तो सिस्टम ही लागू कर दिया था कि ऊंचे वर्ग के लोगों को शिक्षा देंगे, नीचे वर्ग तक को छन छन कराएगी। मैकाले साहब का घोषणा पत्र हमने पढ़ा था कहीं पर, सही उत्तर हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या था, विशिष्ट वर्गीय एक तरह की शिक्षा ब्रिटिश काल में ज्यादा थी। एक भालू बांसुरी की धुन पर कूदना सीखता है। एक भालू है जो बांसुरी की धुन पर कूदना सीखता है। यह किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ये कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है आपका थॉर्नडाइक का संबंधवाद है, या कोर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन है, पावलोव का क्लासिकीय अनुबंधन है। कम से कम ये तो ध्यान रखिए, अगर आपने बहुत डेप्थ नहीं पढ़ा है, कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को संबंधवाद कहते हैं, कार्ट लेविन का जो सिद्धांत है उसको क्षेत्र का सिद्धांत कहते हैं, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन हो गया, और क्लासिकीय अनुबंधन आपका पावलोव का हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर थॉर्नडाइक का संबंधवाद है, कि भालू जो है बांसुरी की धुन पर अगर कूदना सीख रहा है तो ये थॉर्नडाइक के संबंधवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका है। संस्कृति के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका की अगर बात की जाए तो ऑप्शन एक बार देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन आपके पास है समाजीकरण, संरक्षण, उन्नयन, या संरक्षण और उन्नयन दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो ये तो कई बार पढ़ा होगा। सही आंसर है आपका, तैयारी करने के घंटे भी जोड़ दिए जाते हैं, और कुल मिलाकर 45 जो है अध्यापन घंटे होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन की बात की जा रही है, कि डिस्टेंस एजुकेशन इनमें से क्या है? तो डिस्टेंस एजुकेशन छात्र को कोई स्थान नहीं देती है, गलत हो गया, यांत्रिक क्रिया नहीं है। समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त होती है। ये क्या होती है? समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त होती है। आप जहां चाहो तो वहां तक पहुंच सकते हैं। निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जो नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा प्रसार करना भी है, सांस्कृतिक समन्वय करना भी है, सांस्कृतिक संरक्षण करना भी है, आर्थिक संचय या लाभ जो है ये निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, आर्थिक संचय और लाभ ही निरौपचारिक शिक्षा का लाभ, सांस्कृतिक संरक्षण इसका उद्देश्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मैंने करेक्ट कर दिया है, कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। निरौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक मतलब जो प्रॉपर है तो स्कूल की तरह है, औपचारिक ना ही अनौपचारिक है, ये निरौपचारिक है। सिनेमा घर, टीवी, कक्षा विभाग, ये सब निरौपचारिक के एग्जाम्पल है, परिवार इनमें से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? तो प्रक्षेपण विधि की अगर बात की जाए तो मूल्यांकन, साक्षात्कार, कथाबोध, ये सभी आते हैं। व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति को व्यक्त करती है। आंतरिक प्रकृति की अगर बात की जाए तो हमारी संस्कृति हमारी आंतरिक प्रवृत्ति को व्यक्त करती है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि एवं तीव्र शहरीकरण मापदंड हैं। ये किसके मापदंड हैं? एक तरह से तो प्रगति, सामाजिक गतिशीलता हो रही है उसमें वृद्धि, और तीव्र शहरीकरण जो है ये आधुनिकीकरण का मापदंड है। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि है। प्रयोगात्मक विधि के जो स्टेप हैं, सबसे पहला तो उद्देश्य निर्धारित करना होता है, उसके बाद दूसरा जो है परिकल्पना का निर्धारण किया जाता है, यानी एक हाइपोथेटिक सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। उद्देश्य या समस्या बोल सकते हैं, इस समस्या का हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि ये हो सकता है इसका कारण, और फिर प्रयोगों द्वारा जितने भी हाइपोथेटिक्स आपके पास आते हैं, तो जो भी एक तरह से लोगों के विचार आए, उन विचारों के आधार उनका प्रयोग करके प्रयोग द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचने की विधि यही है। तो प्रयोग द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचना है। फिर चर नियंत्रण विधि है, जो वेरिएबल है उन्हें कंट्रोल भी करना है। तो ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? तो पर्यावरण से आपका बुद्धि, स्वभाव, शारीरिक वृद्धि ये सभी प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक में कुंठा जन्म लेती है। देखिए, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप इससे कुंठा नहीं होगी, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप। जब भी प्रोत्साहन का अभाव होता है उसके परिणाम स्वरूप बालकों में कुंठा हो जाती है। परामर्श का उद्देश्य है छात्र की अपनी विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने में समाधान में सहायता देना। यह कथन किसका है? ये कथन आपका जेसी अग्रवाल जी का है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर पास है। Which of the following philosophies emphasize the development of the individual through experience and practical engagement as opposed to abstract theorizing? तो कौन सा एक तरह से कौन सी दार्शनिकता अनुभव है या कौन सा दार्शनिक अनुभव और व्यावहारिक संलग्नता के माध्यम से व्यक्ति के विकास पर जोर देती है, न कि अमूर्त सिद्धांतों के विपरीत? तो कौन सा दर्शन इनमें से है? आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, प्रयोजनवाद है या फिर प्रकृतिवाद है? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा ये प्रयोजनवाद है। प्रयोजनवाद जो है व्यक्ति के विकास पर बल देता है अनुभव और व्यावहारिक संलग्नता के माध्यम से, न कि अमूर्त अमूर्त सिद्धांतों की बात आइडियलिज्म करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू व्हिच फिलोसोफर इन एजुकेशन प्राइमरली अ मीन्स टू अचीव इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इनेट गुडनेस इन चिल्ड्रन। यानी कौन सा दार्शनिक है जो शिक्षा मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति प्राप्त करने का एक साधन मानता है और ये बच्चों में अंतर्निहित अच्छाई के महत्व को उजागर करता है? तो किससे इसको आप रिलेट कर सकते हैं? तो अगर आपने ठीक से थ्योरी सेक्शन पढ़े हैं तो क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक तरह से प्रकृतिवाद का समर्थक कौन है, या फिर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज जरा देखिए कि कौन सा दार्शनिक है जो एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है और आत्म अभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करता है कि इन दोनों चीजों का साधन है शिक्षा, जो बच्चे में अंतर्निहित जो बच्चे के अंदर निहित है अच्छाई उसको उजागर करने का काम करती है शिक्षा। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट जो है आपका जहां पर पर्सनल फ्रीडम की बात आ गई तो वो याद क्या होगा, प्रकृतिवाद का सिद्धांत होगा और प्रकृतिवाद के समर्थक जो इनमें से हैं उन्हीं का ये कथन है। तो रूसो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? कौन सा जो एरिक्सन है इनके व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत की कौन सी विशेषता इनमें से है? तो एरिक्सन की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत खासकर पियाजे की थ्योरी के साथ रिलेट किया जाता है इसको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन देखिए, फिक्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के निश्चित चरण, सामाजिक और भावात्मक संघर्षों पर जोर, या संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान, अपरिवर्तनीय व्यक्तित्व गुण एक तरह से। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका सोशल एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करता है। 8 स्टेप हमने पढ़े भी थे पिछले वीडियो में कि 8 प्रकार के स्टेप इन्होंने दिए हैं। तो एक उनमें से था कि कॉन्फ्लिक्ट्स की बात ये करते हैं। यहाँ पर क्या है, सोशल एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत की एक विशेषता है इनकी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है यानी बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व सेंसिटिविटी टू साउंड्स, रिदम्स एंड म्यूजिक? कौन सी बुद्धि है जो सेंसिटिविटी है एक तरह से, जो ध्वनियों, लयों और संगीत के प्रति संवेदनशीलता शामिल करता है? तो हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनमें से कौन सी होगी? संगीत के प्रति सिंपल सा आंसर है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीत बुद्धिमत्ता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। What is the primary difference between aptitude and attitude in psychological measurement? जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं या मेजरमेंट मापन होता है उसमें क्षमता और दृष्टिकोण के बीच में क्या अंतर है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्षमता सीखी जाती है जबकि दृष्टिकोण जन्मजात होते हैं। देखिए, दृष्टिकोण जो आपका है ना वो जन्मजात नहीं होता है, आपका एक अपना एटीट्यूड होता है जो कि समय के साथ धीरे धीरे डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि जन्मजात आपका दृष्टिकोण वैसा ही है जैसा आज है। एप्टीट्यूड क्षमता जो है संभावित क्षमता को मापती है जबकि दृष्टिकोण भावनाओं को और विश्वासों को मापता है। ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इससे भी हटा सकते हैं, क्षमता एक निश्चित विशेषता है, दृष्टिकोण समय के साथ बदल जाता है। तो क्षमता एक निश्चित विशेषता नहीं है, क्षमता और दृष्टिकोण पर्यायवाची और परस्पर नहीं, दोनों में अंतर है और दोनों अलग अलग होते हैं।
अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की की थ्योरी से है कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसमें कौन सी अवधारणा उस अंतर को संदर्भित करता है जो एक बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो वे सहायता के साथ कर सकते हैं। तो कौन सा सिद्धांत है, एक तरह से वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, या फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस या इक्विलिब्रेशन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रॉक्सिमल विकास का क्षेत्र या प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अनुसार कौन सी स्टेज है, विच स्टेज इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। तो जो कंजर्वेशन होता है, संरक्षण का एक अवधारणा थी पियाजे की थ्योरी में। पियाजे की थ्योरी पढ़ाया है मैंने, वो आपके लिए इंट्रो वीडियो है, उसको सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप ज्वाइन मेंबर हो चाहे आप ज्वाइन मेंबर नहीं हो तो भी आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अनुसार बताना है। पियाजे की थ्योरी जो है ये हमारा इंट्रो वीडियो है, जो हमारा ज्वाइन मेंबर का जो सेक्शन है जिसमें हमने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है, तो उसका हमारा इंट्रो वीडियो है पियाजे की थ्योरी, वहां पर डिटेल में समझाया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। वो हमारा इंट्रो वीडियो था कि किस तरह से हमने कोर्स को डिजाइन किया है। तो हमने पूरा कोर्स कवर किया है, हर एक टॉपिक कवर किया है, पूरे नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं और वो केवल ज्वाइन मेंबर के लिए। इसके अलावा टेस्ट आप लोग जो दे रहे हैं तो थोड़ी सी वो हो जाता है, उसमें आंसर की बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो तो आयोग भी कर लेता है, तो मुझे उसका ज़्यादा रिग्रेट भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है एक आध क्वेश्चन के आंसर उसमें गलत हो जा रहे हो। तो वो जो भी डाउट रहता है वो आप ग्रुप में पूछ लिया कीजिए, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो लेकिन जो टेस्ट वाला सेक्शन है वो भी ज्वाइन मेंबर के लिए है, तो वो ज्वाइन मेंबर के लिए ही रहेगा। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे कुछ चीज़ें और इम्प्लीमेंट करने की। तो पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि कौन सा चरण है जो तार्किक सोच के विकास और संरक्षण की अवधारणा में महारत हासिल करने को शामिल करता है। तो मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, और इसमें क्या कहा है, लॉजिकल थिंकिंग, इन्वॉल्व द लॉजिकल थिंकिंग। तो कौन सा स्टेज वो है, तो ये पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये आपका संवेदी चालित चरण नहीं है, पूर्व क्रिया, ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जहां पर व्यक्ति जो है मेंटल एबिलिटीज पे बालक ज्यादा फोकस करने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिसिक मोटिवेशन। ये अंतर्निहित लिख रहा है, आंतरिक, इंटरनल भी आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। इंटरनल मोटिवेशन का कौन सा अच्छा उदाहरण है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मैंने तो फिर भी थोड़े से ऑप्शन आपको सरल दिए हैं, लेकिन इससे टफ, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना, क्या ये आंतरिक मोटिवेशन है, या दंड से बचने के लिए, या व्यक्तिगत संतोष के लिए गतिविधि में भाग लेना, या फिर लास्ट जो ऑप्शन है कंप्लीटिंग टू गेन रिकॉग्निशन, मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना। तो सही आंसर हो जाएगा ये सेटिस्फेक्शन की बात होती है आपकी इंटरनल मोटिवेशन, यानी संतोष के लिए गतिविधि में भाग लेना, व्यक्तिगत संतोष के लिए। अगला प्रश्न है आपके पास, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम इन एजुकेशन। जो सीसीई है उसका प्राइमरी फोकस क्या है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में संक्षिप्त मूल्यांकन, या फिर सैद्धांतिक ज्ञान की समग्र परीक्षा, या फिर छात्र की प्रगति और समग्र विकास का नियमित मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच एजुकेशनल कंटेक्स्ट इज ड्रामा मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड टू इनहेंस लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कौन सा एक तरह से शैक्षिक कंटेक्स्ट में जो इनहेंस करने के लिए ड्रामा इफेक्टिवली यूज किया जाता है लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, तथ्यों की पुनरावृत्ति के लिए, जटिल सामाजिक और भावनात्मक मुद्दों का अन्वेषण करने के लिए, या फिर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मानकीकृत परीक्षणों के लिए, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है केवल सैद्धांतिक अध्ययन के लिए बिना व्यावहारिक अनुप्रयोग के। सही आंसर आपका हो जाएगा जटिल सामाजिक और भावनात्मक मुद्दों का अन्वेषण करने के लिए। what is a key characteristic of a good counselor in the context of guidance and counseling। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के संदर्भ में अच्छे जो काउंसलर होते हैं उसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, समस्याओं के लिए प्रत्यक्ष समाधान करने की क्षमता, या फिर स्किल इन लिसनिंग एंड एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, सुनने और सहानुभूति समझने में कौशल, यानी जो एक तरह से सुनने और सहानुभूति, बजाय एम्पैथेटिक लिखा है, सिंपैथेटिक भी नहीं लिखा है। अगर एम्पैथी और सिंपैथी में मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो वहां पर डिफरेंस बताया था कि एम्पैथी का मतलब होता है एम्पैथी और सिंपैथी।
तो सिंपैथी का मतलब होता है कि हम किसी के प्रति सिंपैथेटिक हो रहे हैं, दया का भाव आ रहा है, लेकिन एम्पैथी जो है थोड़ा-सा अलग कॉन्सेप्ट होता है। एम्पैथी का सिंपल मतलब होता है कि सेम खुद को, जैसे आपके साथ अगर कुछ ऐसी घटना हुई है, तो आप तभी उस वैसी घटना अगर दूसरे व्यक्ति के साथ हो रही है, तब आप उसका रियल दुःख समझ पाते हैं। तो वो एक तरह से हिंदी का वर्ड समानुभूति यूज़ करते हैं। तो सहानुभूति हो गया सिंपैथी के लिए और एम्पैथी के लिए समानुभूति हो गया। Which theory posits the learning occurs as a result of reinforcement and punishment as proposed by B.F. Skinner। तो B.F. स्किनर के सिद्धांत को पूछा गया है सिंपली कि कौन से सिद्धांत में B.F. स्किनर ने पनिशमेंट और रेनफोर्समेंट की बात की है। तो B.F. स्किनर का सिद्धांत का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप की अवधारणा किस शैक्षिक चिंतक ने सबसे निकटता से जुड़ी है, यानी शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में किसने माना है। तो शिक्षा समाजीकरण की एक प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी का फेमस स्टेटमेंट भी है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल आइडिया इन द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म रिगार्डिंग द रोल ऑफ एजुकेशन। यानी आदर्शवाद जो दर्शन है हमारा, उसमें शिक्षा की भूमिका के बारे में केंद्रीय विचार कौन सा है। अब अगर यहाँ पर हम देखें, शिक्षा का उद्देश्य व्यावहारिक कौशल का विकास है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास है। और अगला स्टेटमेंट जो है, शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और ज्ञान की खोज करना है। तो इनमें से जो सबसे सही आंसर हो जाएगा नैतिक और आध्यात्मिक विकास की बात करता है आदर्शवाद। यहाँ पर बताना है प्रकृतिवाद के दर्शन का प्राथमिक शैक्षिक ध्यान क्या है। तो जो फोकस है फिलॉसफी ऑफ नेचुरलिज्म, प्राइमरी एजुकेशनल फोकस इनका क्या है। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, पारंपरिक नैतिक मूल्यों को सीखना, ये तो प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति और अनुभव के माध्यम से सीखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एम्फेसाइज द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन, यानी समानता के अधिकार पर कौन जोर देता है। अब अगर आपको ध्यान हो कि 14 to 18 जो है हमने पढ़ा है थ्योरी में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है एजुकेशन से रिलेटेड, और ये तो मैंने सारे ही पढ़ाए थे, समानता स्वतंत्रता के अधिकार। तो समानता का अधिकार 14 to 18 है, और इनमें से 14 to 18 के बीच का जो आर्टिकल है वो 15 है आपका। आप यहाँ पर बताना है कि शैक्षिक दर्शन के संदर्भ में कौन सा शब्द छात्रों में विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्यों और विश्वासों को स्थापित करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी के कंटेक्स्ट में बताना है, विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंस्टिलिंग स्पेसिफिक कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव्स इन स्टूडेंट, यानी एक तरह से जो आपका कल्चरल वैल्यू है उनको स्थापित करने और उनको एक तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने, या फिर एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन सा शब्द इसमें यूज करेंगे। तो शिक्षा के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षण के द्वारा। तो ये इंडोक्ट्राइन के द्वारा होता है, यानी प्रचार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चिंतक है जो जिसने शैक्षिक पुनर्निर्माण की अवधारणा से संबंधित है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज को सुधारना है। तो शिक्षा के माध्यम से समाज को सुधारना है, कौन सा चिंतक है। तीन ही ऑप्शन छपे हैं, चौथा ऑप्शन आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी। अब आपको सही आंसर चूज करना है। सही आंसर इनमें से जो है वो महात्मा गांधी जी हैं। द आइडिया दैट एजुकेशन शुड बी अलाइंड with the needs and realities of society is most closely linked with which educational approach, यानी शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं और वास्तविकताओं के साथ मेल खाना चाहिए का विचार किस शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे निकटता से जुड़ा है। यानी आवश्यकताओं और वास्तविकताओं से मेल खाना चाहिए शिक्षा को। तो वास्तविकता की कौन बात करता है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको एक दो टर्म भी ठीक से समझ आ रहे हैं, तो शिक्षा की वास्तविकताओं और आवश्यकताओं की बात किसने की है, ये प्रैग्मेटिज्म ने की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। तो यहाँ पर प्रमोटिंग सोशल कोहेजन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है एक तरह से। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक संवर्धन है, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा है शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। यही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा।
शैक्षिक प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन-कौन से घटक शामिल हैं? कौन-कौन से कंपोनेंट्स जो हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शामिल हैं? ऑप्शन देख सकते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस, या हार्डवेयर सिद्धांत और पद्धति, सॉफ्टवेयर सामग्री और मूल्यांकन, या फिर सिस्टम विश्लेषण, मूल्यांकन और प्रबंधन। तो ये क्वेश्चन तो आपका सरल सा हो गया। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली विश्लेषण, ये 3 पार्ट होते हैं आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। ये हमने थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं। विच टीचिंग मॉडल, कौन सा टीचिंग मॉडल इनमें से है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एम्फेसाइजेस, यानी जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है और एम्फेसाइज करता है द रोल ऑफ लर्नर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज इन द लर्निंग प्रोसेस, जो एक तरह से संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है और लर्नर के मौजूदा ज्ञान की भूमिका पर जोर देता है। यानी जो सीखने वाला है जो पहले से जानता है उस पर जो जोर देता है, यानी उसके पूर्व ज्ञान पर जो जोर देता है, वो कौन सा मॉडल है इनमें से? तो इस मॉडल का जो नाम है वो है आपका, ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल है, यानी निर्माणवादी या संरचनावादी मॉडल इसको हम कहते हैं। In Flanders classroom interaction analysis, which category includes the teachers verbal encouragement, यानी फ्लैंडर्स का जो कक्षा रूम वाला सिद्धांत था, हमने पढ़ा था इसको, तो मौखिक प्रोत्साहन को इन्होंने किस श्रेणी में रखा है? तो उसके हमने स्टेप भी पढ़े थे, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक, तो ये आपका क्या टीचर टॉक की श्रेणी में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो शिक्षक का जो मौखिक प्रोत्साहन है वो टीचर टॉक के अंतर्गत ही आ जाएगा। मौखिक प्रोत्साहन मतलब मौखिक रूप से कुछ प्रोत्साहित कर दिया या इशारों से प्रोत्साहित कर दिया, तो इस तरह से। Which ICT tool is primarily used to interactive lesson and dynamic content delivery, कौन सा ICT, ये आप आसानी से कर लोगे। डायनामिक कंटेंट डिलीवरी मैं आपको कर रहा हूँ वैसे भी, तो क्या ई लाइब्रेरी होगा, OHP होगा, या फिर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सॉफ्टवेयर होंगे, या सोशल नेटवर्क फॉर द क्लास होगा? तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सॉफ्टवेयर। Which theory suggests that teaching effectiveness can be improved by modifying teacher behavior बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस फीडबैक? तो कौन सी थ्योरी जो है यह सुझाव देती है कि अगर कंटिन्यूअस फीडबैक दिया जाए तो शिक्षक के व्यवहार को इम्प्रूव किया जा सकता है? तो इनमें से थ्योरी हमें चुननी है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी, ये जो है बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, व्यवहारवादी थ्योरी कहती है कि शिक्षक को अगर एक तरह से निरंतर फीडबैक मिलता रहे तो शिक्षक के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है और इससे शिक्षा प्रणाली में भी सुधार आएगा। ऑनलाइन मूल्यांकन में कौन सी विधि त्वरित फीडबैक प्रदान करने की सबसे अच्छी विधि है? यानी जो इंस्टेंट फीडबैक देती है वो विधि हमने चुननी है। तो ई कंटेंट होगा, या मूक्स होंगे, या ऑटोमेटेड क्विजेज होगी, या फिर ई असाइनमेंट होगी। अब ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लोगे, जैसे आप टेलीग्राम वगैरह में क्विज लगाते हो, या फिर अपना जो टीचमेंट का प्लेटफॉर्म है, टीचमेंट में आप जो टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट के बाद ही आपके मार्क्स आपको दिखा देता है। तो वो ऑटोमेटेड क्विजेज है एक तरह से, और वो आपको क्या दे रहा है? इंस्टेंट फीडबैक दे रहा है। इंस्टेंट फीडबैक के कारण क्या होता है कि आप उसको करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और ये भी देखा जाता है कि अगर आपने पहला टेस्ट दिया और आपके केवल 5-7 नंबर पे आप स्टॉप हो गए, तो अगली बार वो बच्चा टेस्ट देने ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने, सभी लोग वो टेस्ट जरूर दें। विच फेजेज ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरिंग द लेसन एंड एस्टैब्लिशिंग अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट? शिक्षण का कौन सा चरण है जो पाठ को संरचित करने और एक अनुकूल सीखने के वातावरण स्थापित करने में शामिल होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग। तो ये तो प्लानिंग हो गया सबसे पहली बात, ऑप्शन नंबर ए। प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग ब्लेंडेड टीचिंग मेथड, जो ब्लेंडेड टीचिंग है उसका बेनिफिट क्या है? ब्लेंडेड टीचिंग हमने कहा था कि जो पारंपरिक शिक्षण प्रणाली है उसको भी, और प्लस जो आपका आधुनिक शिक्षण प्रणाली है जैसे आपका ऑनलाइन वगैरह है, या तो उसको जोड़ के दोनों को मिला के ब्लेंडेड टीचिंग सिस्टम कहा जाता है। तो इनमें से क्या इसका प्राइमरी बेनिफिट होगा? तो ये तो सिंपल सा है, बेनिफिट हमें चुनना है। तो इससे क्या होता है, कक्षा का समय घटाता है, या फिर शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत को बढ़ाता है। ये इनहेंस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, तो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में ये क्या करता है? इंटरेक्शन को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो है माइक्रो शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता है? माइक्रो टीचिंग की विशेषता हमें बतानी है। यहाँ पर माइक्रो टीचिंग की विशेषता कौन सी होगी? तीन ही ऑप्शन यहाँ पर भी टाइप हो पाए हैं। फोकस ऑन ग्रुप डायनामिक, समूह की गतिशीलता पर ध्यान देना, छोटे शिक्षण सत्रों पर जोर देना, पारंपरिक शिक्षण सामग्री का उपयोग। तो एम्फेसाइज ऑन शॉर्ट टीचिंग सेशन, शॉर्ट टीचिंग सेशन में जोर दिया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञाता गाइडलाइंस आर एम्ड एट इम्प्रूविंग विच एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन? तो प्रज्ञाता दिशा निर्देश जो है इस पहलू को सुधारने के लिए है। स्टूडेंट असेसमेंट, टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम डिजाइन, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसका, ये टीचर ट्रेनिंग के लिए एस्टेब्लिश किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, चलो आज मैंने क्वेश्चन नहीं दिया तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है, प्रज्ञाता गाइडलाइंस कब लॉन्च हुई थी? अलग से यूनिट 4 का रिवीजन वीडियो बनाया है जिसमें सारी डेट्स वगैरह कवर की गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी चैलेंज इन द इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? यानी जो आपका एक तरह से डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, विकलांगता वाले बच्चे हैं, उनको एकीकृत शिक्षा में सम्मिलित करने में चुनौती क्या है, यानी चैलेंज क्या है एक तरह से? लिमिटेड एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच, या फिर आपका शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, अत्यधिक पाठ्यक्रम भार। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग हो जाएगा। इतने सारे टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी गई है और खासकर डिसेबल्ड चाइल्ड को ट्रीट करने के लिए ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही है, तो इन फ्यूचर इस पे काम किया जाएगा। ये एक चैलेंज बताया गया है इसमें। जो एनईपी 2020 है, इसके तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता की मान्यता प्राप्त प्रकार नहीं है? इनमें से तो वहाँ पर विकलांगता के अलग-अलग कई प्रकार बताए गए हैं, तो इनमें से कौन-सा उनमें एक प्रकार नहीं है? तो ये आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। दृष्टिहीनता उसमें है, श्रवणहीनता है, संज्ञानात्मक विकलांगता भी है, मेंटल डिसेबिलिटी वगैरह जो होते हैं, वो आपकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज में आ जाते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, तो मौसमी संबंधी आपको बुखार आ रहा है तो ये आपका विकलांगता में शामिल नहीं है। सीखने की विकलांगता वाले छात्रों के लिए सबसे प्रभावी शैक्षणिक दृष्टिकोण कौन सा है? पेडागोजिकल अप्रोच पूछ रहा है वो, हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा देख लीजिएगा। पेडागोजिकल अप्रोच फॉर स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, पेडागोजिकल अप्रोच कौन सा है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो मानकीकृत परीक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं। देखिए जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं होनी चाहिए, बड़े समूह के साथ पढ़ाना निरर्थक है उनके लिए, एक समान पाठ्यक्रम भी उनके लिए लागू करना सही नहीं है, तो उनको इंडिविजुअली पर्सनलाइज लर्निंग प्लान्स उनके लिए होने चाहिए। अगला प्रश्न है, स्कूलों में लिंग समानता को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय महत्वपूर्ण है? कौन सा उपाय जो है लिंग समानता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है? जेंडर बेस्ड कोटास, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर जेंडर सेंसिटिविटी, तो जेंडर सेंसिटिविटी के लिए अवेयरनेस एक तरह से कैंपेन्स चलाने चाहिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। विशेष शिक्षा के संदर्भ में पाठ्यक्रम अनुकूलन का क्या संदर्भ है? जो स्पेशल एजुकेशन है, करिकुलम एडेप्टेशन का क्या मीनिंग है, ये कहा गया है। तो यहाँ पर अगर देखें, एडजस्टिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ कंटेंट, सामग्री की कठिनाई स्तर को समायोजित करना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कल्चरली डाइवर्स क्लासरूम, जो सांस्कृतिक रूप से विविध कक्षा रूम है, उसको कौन सा ऑप्शन इनमें सबसे अच्छे से उसको परिभाषित कर रहा है? एक कक्षा जिसमें एक ही पृष्ठभूमि के छात्र हों, वैसे भी एलिमिनेट कर सकते। एक कक्षा जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के छात्र सम्मिलित हों, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो कोई सांस्कृतिक नहीं, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हो। What is the main objective of community involvement in education for children from economical disadvantages background? यानी जिनका इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड है, उनके बारे में बात की जा रही है कि ऐसे बच्चों की शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सामुदायिक भागीदारी में इनको जो है स्कूल की फीस कम करना, या फिर सख्त उपस्थितियों नीतियों को लागू करना, या अतिरिक्त संसाधन और समर्थन प्रदान करना, या स्कूल के समय को बढ़ाना। तो ऐसा कुछ नहीं, प्रोवाइडिंग एडिशनल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। कौन सा एडेप्टेशन है जो एक तरह से विकलांगता वाले छात्र जो हैं उनके लिए स्कूलों में शारीरिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अनुकूलन है या कौन सा एडेप्टेशन है? ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर जो है आपका, अब देखिए हमें डिसेबल्ड छात्रों की बात करनी है, तो उनके लिए ऑडियो विजुअल, उनके लिए सबसे जो एडॉप्टेबल है कि वो एडॉप्ट कर पाएँ, उनके लिए व्हील चेयर, रैंप्स एंड एलिवेटर्स हैं, ताकि वो सब बच्चों के साथ में वहाँ पर पहले बैठ पाएँ, उसके बाद बाकी सबके जैसे वो पढ़ाई कर सकें। Which practice is most effective for addressing gender stereotypes in the classroom? तो जो आपका लिंग रूढ़िवादिता है, इसको संबोधित करने के लिए कौन सा जो यहाँ पर अभ्यास है वो सबसे प्रभावी है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। जेंडर न्यूट्रल टीचिंग मटेरियल्स, यानी लिंग के मामले में जो तटस्थ हो शिक्षण सामग्री, या फिर जेंडर सेग्रीगेटेड, यानी लिंग विशिष्ट किसी लिंग को सेग्रीगेट कर देना, लिमिटेड डिस्कशन ऑन जेंडर इश्यू, लिंग मुद्दों पर सीमित चर्चा करनी, ट्रेडिशनल रूल ऑफ मॉडलिंग। तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो आप, लिंग तटस्थ होना चाहिए। एक क्लासरूम को तो बिल्कुल लिंग तटस्थ होना चाहिए, यानी न्यूट्रल होना चाहिए पूरी तरह से। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैरियर ऑफ द एजुकेशनल सक्सेस ऑफ ट्रांसजेंडर? जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं
उनके जो एजुकेशन है उसमें महत्वपूर्ण बैरियर कौन सा है इनमें से। तो उनका बैरियर अगर आपको चुनना है तो यहाँ पर देखिए लेक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, ये कोई बैरियर नहीं हो सकता। इनडिक्वेट क्लासरूम रिसोर्सेज यानी अपर्याप्त कक्षा संसाधन या भेदभाव और स्वीकृति की कमी, या पोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्या इनमें से सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो बैरियर होगा वो आपका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन एंड लेक ऑफ एक्सेप्टेंस यानी भेदभाव और स्वीकृति की कमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एनसीटीई। एनसीटीई का प्राथमिक कार्य नहीं है। शिक्षक योग्यता मानक निर्धारित करना, ये इनका मुख्य कार्य है। प्रोवाइडिंग टीचर ट्रेनिंग, ये भी इनका कार्य है। कंडक्टिंग एजुकेशनल रिसर्च, ये भी इनका कार्य है। प्रोवाइडिंग टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग मटेरियल ये नहीं देते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। What is the main focus of NEP 2020 in terms of एजुकेशनल स्ट्रक्चर, क्या एजुकेशनल स्ट्रक्चर के संबंध में मुख्य फोकस किस पे है एनईपी 2020 का। ऑप्शन आपके सामने है, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना या व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, समग्र शिक्षा प्रणाली, हाँ ये वाला सही हो जाएगा। एडवोकेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म यानी समग्र जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार करना। भारत में उच्च शिक्षा सुधारों पर सिफारिशों के लिए कौन सा आयोग प्रसिद्ध है। जिसने हायर एजुकेशन के लिए सिफारिशों के लिए वो फेमस हुआ, वो आपका इनमें से अगर देखें तो कोठारी आयोग आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्होंने सिफारिशें दी थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अलग से उद्देश्य थे, बिना बोझ की शिक्षा वगैरह, वो आपका नॉलेज कमीशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में स्कूल प्रिंसिपल की भूमिका क्या है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन है उसमें प्रिंसिपल का मेन रोल बताना है यहाँ पर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां तैयार करना, शिक्षण स्टाफ का प्रबंधन करना, पाठ्यक्रमों का मेन रोल उनका क्या है, मैनेजिंग टीचिंग स्टाफ्स। व्हाट डज द राइट टू एजुकेशन एक्ट जो RT 2009 है वो मंडेट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एजेस ऑफ 6 to 14 क्या अनिवार्य करता है। तो उनके लिए अनिवार्य अगर इनमें से देखा जाए तो प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, मैंडेटरी स्कूल अटेंडेंस, अटेंडेंस की बात नहीं करता है, परिवहन अतिरिक्त कोचिंग की बात नहीं करता है। तो प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, तो निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा की तरह से। अगला है विच बॉडी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया। जो टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए एक तरह से स्टैंडर्ड सेट करता है। तो ये सेटर कौन है, स्टैंडर्ड सेटर, ये एनसीटीई है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है, इसके बावजूद अगर आप में से कोई व्यक्ति इसको परीक्षा में गलत करता है तो वो, मैं एक ही बात कहूंगा कि दोबारा किसी परीक्षा में ना ही बैठे तो अच्छा है। इतनी बार रिपीट करने के बाद भी अगर वो आपको याद नहीं हो पा रहा है, बुरा मत मानिएगा। प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सभी को प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है 2023 का जो एनसीएफ है उसके अकॉर्डिंग फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट फीचर, उसका सिग्निफिकेंट फीचर हमें यहाँ पर चुनना है, यानी उसकी महत्वपूर्ण एक विशेषता को हमें चुनना है। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, रटने की शिक्षा पर जोर, वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग। इसके अलावा फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सही है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता है और आलोचनात्मक चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन पर बल देता है। बाकी पारंपरिक शिक्षण, मानकीकृत राष्ट्रीय शिक्षण, ये सब नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन रिगार्डिंग सेकंड। हाँ, तो हायर एजुकेशन के बारे में इन्होंने सिफारिशें दी थी। इसके अलावा इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के लिए भी सिफारिशें दी थी। तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिश इनकी क्या थी कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि बढ़ाई जाए, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करना या रटने की शिक्षा पर ध्यान देना, या फिर रिड्यूसिंग द एम्फेसाइज यानी एग्जामिनेशन पे कम फोकस करना। एक तरह से सही आंसर आपका जो हो जाएगा, इन्होंने कहा था माध्यमिक स्तर में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू लेते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग। तो कार्ल जुंग के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है। तो इनमें से देखिए आप, अंतर्मुखी भी है, बहिर्मुखी भी है, अम्बिवर्ट है और अम्बिवर्ट और अंतर्मुखी जो है। तो ये दिए गए हैं 3 टाइप की, कौन सा एक प्रकार जो है कार्ल जुंग के अकॉर्डिंग नहीं है। देखिए एम्बिवर्ट का मतलब उभयमुखी होता है, तो उभयमुखी भी कार्ल जुंग ने कहा है। 3 टाइप के व्यक्तित्व इन्होंने बताया है, अंतर्मुखी बताया है, बहिर्मुखी बताया है और उभयमुखी बताया है। और इनमें से जो नहीं है चौथा वाला, वो अम्बिवर्ट और अंतर्मुखी जो है एक कोई अलग टाइप
नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि में जी कारक यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ जी फैक्टर इन इंटेलिजेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट। कौन से साइकोलॉजिस्ट ने जी कारक की खोज करी थी इंटेलिजेंस में? तो ये जो था जी का मतलब जनरल फैक्टर था। जनरल फैक्टर यानी बुद्धि के दो फैक्टर बताए थे इन्होंने, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया आपका कि जो द्वितत्व सिद्धांत है वो कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो आप आसानी से रिकॉल कर पा रहे होंगे। सही आंसर है आपका चार्ल्स स्पीयरमैन। स्पीयरमैन का है द्वितत्व सिद्धांत, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी जो है जनरल फैक्टर है और एस जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर है। हमने थ्योरी क्लासेज में पूरा डिस्कस किया है। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो थ्योरी क्लासेस जरूर देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सीखने का कौन सा सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है? क्लासिकल कंडीशनिंग से कौन सी थ्योरी एसोसिएटेड है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, स्किनर का स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये, या फिर पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, या पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म। तो इनमें से कौन सा जो है आपका शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, ये आपका शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। पावलोव का वही कुत्ते पे जिन्होंने प्रयोग किया था। आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे, नहीं तो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। अगर बहुत पहले आपने यूनिट 2 पढ़ा है तो आप एक बार जरूर जो है रिवाइज कर लीजिएगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड? जो आपका दृष्टिकोण और जो योग्यता है, क्षमता या अभिक्षमता बोलते हैं ना एप्टीट्यूड को, ये आपका टेस्ट होने वाला है। अभिक्षमता और दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, योग्यता कौशल आधारित है जबकि दृष्टिकोण विश्वास आधारित है। योग्यता अस्थायी है, दृष्टिकोण स्थायी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि योग्यता आपकी अस्थायी नहीं हो सकती है ना। एप्टीट्यूड इज अबाउट पोटेंशियल, एटीट्यूड इज अबाउट डिस्पोजिशन, यानी योग्यता तो क्षमता के बारे में है और दृष्टिकोण स्वभाव के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से कौन सा शैक्षिक निहितार्थ निकाला गया है? तो इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा, विच एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेट थ्योरी। पियाजे की थ्योरी से कौन सा शैक्षिक निहितार्थ क्या निकाला है हमने? एम्फेसाइज ऑन एक्टिव लर्निंग, सक्रिय शिक्षण पर जोर, या इनाम और सजा का उपयोग, फोकस ऑन मेमोराइजेशन, याद करने पर ध्यान देना, या फिर संरचित अभ्यास स्ट्रक्चर ड्रिल। तो इनमें से कौन सा आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा? तो पियाजे की थ्योरी के संबंध में अगर बात की जाए तो पियाजे की थ्योरी जो है एम्फेसाइज करती है एक्टिव लर्निंग पे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे की थ्योरी जो है हमारा डेमो वीडियो भी है हमारे इस कोर्स का, वो आप जरूर देख लीजिएगा। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें प्रबलन कार्यक्रम सबसे अधिक प्रतिक्रिया दर की ओर ले जाता है। तो कौन सा प्रबलन कार्यक्रम जो है सबसे अधिक प्रतिक्रिया दर की ओर ले जाता है? ऑप्शन है आपके पास फिक्स रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो वेरिएबल परिवर्तनीय अनुपात हो जाएगा, क्योंकि स्किनर की जो कबूतर वाला सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। थ्योरी सेक्शन हमारा जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि पियाजे का वो डेमो वीडियो हमारा है वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसी से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था। तो वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। स्किनर की थ्योरी में हमने डिस्कस किया कि कबूतर को इस तरह की कंडीशन दी जाती है कि वो जो है यहाँ पर एक खाने का पोटली रखी जाती है और उस पे वो घूम करके जो है वो चोंच मारता है। तो चोंच मारता है तो वो बार बार चोंच मारता है और बहुत बार जो है वेरिएबल यानी बहुत बार चोंच मारने के बाद उसे एक दाना जो है फीडबैक के रूप में मिलता है। तो उसको बोलते हैं एक तरह से वो क्या है वेरिएबल जो है कि बहुत बार प्रयास करने के बाद एक कुछ फीडबैक मिल रहा है, या इन्होंने उसको पुनर्बलन कहा था। तो इस तरह का सिद्धांत है स्किनर का। बाकी डिटेल में आप थ्योरी सेक्शन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? अच्छी मेंटल हेल्थ का एक की एस्पेक्ट क्या है, यानी एक प्रमुख पहलू क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इमोशनल स्टेबिलिटी। तो अच्छी मेंटल हेल्थ का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो भावनात्मक स्थिरता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं अच्छे से, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए।
छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो शिक्षक का क्या रोल होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट ओनली, केवल एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, या भावनात्मक मुद्दों की अनदेखी, या आप किसी भी हटा सकते हैं। बीइंग एम्पैथेटिक एंड सपोर्टिव, सहानुभूतिपूर्ण और सहायक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, द फिट इंडिया मूवमेंट एम्स टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग। फिट इंडिया मूवमेंट जो है इनमें से किसको प्रमोट करता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, शैक्षिक उत्कृष्टता, शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, या पर्यावरण जागरूकता। तो आंसर हो जाएगा आपका फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ। इस प्रकार के मूल्यांकन में समय के साथ छात्र की प्रगति पर जोर दिया जाता है। कौन सा मूल्यांकन है जिसमें समय के साथ जो है छात्र की प्रगति पर जोर दिया जाता है? समेटिव इवैल्यूएशन, जो कि सत्र के अंत में होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, या फिर डायग्नोस्टिक, जो जिसको कि हम निदानात्मक कहते हैं, और नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो ये टॉपिक भी हमने डिटेल में पढ़ा है थ्योरी सेक्शन में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है, प्रत्येक जैसे हम एक यूनिट पढ़े और उसके बाद उसका टेस्ट ले लें, मूल्यांकन कर लें, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन है। कौन सा सिद्धांत सीखने में प्रबलन की भूमिका पर जोर देता है? अब देखिए, मैंने अभी बोला था रेनफोर्समेंट की बात करता है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, Which criteria is not included in the assessment of good mental health? अच्छी मेंटल हेल्थ के असेसमेंट के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, उच्च शैक्षणिक अंक एक ऑप्शन है आपके पास, तनाव प्रबंधन की क्षमता है, सकारात्मक आत्म अवधारणा है, या स्वस्थ अंतर व्यक्तिगत संबंध है। आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं, जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका, हमें बताना कि मापदंड में कौन सा शामिल नहीं है। जो नहीं है वो वाला आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, उच्च शैक्षणिक अंक जो है ये मानसिक स्वास्थ्य के मापदंड में नहीं है। बाकी देखिए, तनाव प्रबंधन की क्षमता है, सकारात्मक आत्म अवधारणा है, यानी पॉजिटिव आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हेल्थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो जो व्यक्तिगत संबंध है वो हेल्थी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक अच्छे परामर्शदाता के लिए कौन सी गुणवत्ता आवश्यक है? और जो गुड काउंसलर के लिए कौन सी गुणवत्ता आवश्यक है? यहाँ पर देखिए, प्राधिकारी स्वभाव, अथॉरिटेटिव नेचर होना चाहिए, या फिर इसमें से निर्णायक दृष्टिकोण, या सक्रिय सुनना, या फिर अधीरता। राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव लिसनिंग एक काउंसलर के पास होनी चाहिए। ये सारे गुण हमने डिस्कस किए हैं थ्योरी सेक्शन में। स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो मार्गदर्शन और परामर्श का जो प्राथमिक लक्ष्य इनमें से हो जाएगा वो आपका हो जाएगा समग्र विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में रचनात्मकता को पोषित करने का एक तरीका है? यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का तरीका हमें इनमें से बताना है कि कौन सा तरीका है जो छात्रों में क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, केवल संरचित गतिविधियों, केवल संरचित नहीं, केवल स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, अलाउइंग फ्रीडम टू एक्सप्लोर, अन्वेषण करने की स्वतंत्रता देना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? जो आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो किस पे एम्फेसाइज करता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, केवल शैक्षणिक मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षाएं, या मासिक परीक्षाएं। तो ये होगा होलिस्टिक असेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के परीक्षण निर्माण में शिक्षक द्वारा परीक्षण तैयार किया जाता है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। शिक्षक निर्मित परीक्षण जो है आपका टीचर मेड टेस्ट, ये टेस्ट हमने पढ़े थे। टीचर मेड टेस्ट क्या होता है, स्टैंडर्डाइज क्या होता है, और आपका डायग्नोस्टिक क्या होता है। फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, प्रमोट फिजिकल फिटनेस हो जाएगा, शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, इन थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कौन सा नियम बताता है कि संतोष के बाद आने वाली प्रतिक्रियाएं अधिक संभावना से होंगी? या कि जो आपका जैसे आपको रेनफोर्समेंट मिलता है तो उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो उसकी अधिक संभावनाएं होंगी। तो कौन सा नियम बताता है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये सब पढ़े थे। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका, यह है आपका लॉ ऑफ
इफेक्ट, प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता क्या है? प्रभावी शिक्षण की प्रमुख विशेषता यहाँ पर बतानी है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पैसिव लर्निंग, इंटरैक्टिव एंगेजमेंट और वन वे कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटरैक्टिव एंगेजमेंट, परस्पर सहभागिता। अगला क्वेश्चन है व्हिच थ्योरी एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? कौन सी थ्योरी जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे यानी प्रेक्षणीय अधिगम के महत्व पर जोर देती है? तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये जो है ये थ्योरी जो है आपका, ये बंडूरास सोशल लर्निंग थ्योरी है। बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ये आपका प्रेक्षणीय अधिगम के महत्व पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो विच फैक्टर इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ? तो कौन सा फैक्टर है जो अच्छी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए जरूरी है? वित्तीय स्थिरता, नियमित व्यायाम, सामाजिक अलगाव, उच्च शैक्षणिक उपलब्धि। अब देखिए इनमें से आप वित्तीय स्थिरता को वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सामाजिक अलगाव जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। उच्च शैक्षणिक विशेषता होती है, लेकिन सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो रेगुलर एक्सरसाइज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रेरणा सिद्धांत आंतरिक और बाह्य प्रेरणा पर केंद्रित है? आंतरिक और बाह्य प्रेरणा पर केंद्रित सिद्धांत हमें बताना है। तो ये आपका डेसी और रयान का स्वनिर्धारण सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए छात्रों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है? क्या क्रिएटिविटी को नर्चरिंग करने के लिए, क्रिएटिविटी एंड इट्स नर्चरिंग एक टॉपिक था हमारे पास, हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया था। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि क्रिएटिविटी बच्चों में बढ़े? कठोर दिशा निर्देश रखें, खुले प्रश्न रखें, या रटना, या फिर मानकीकृत परीक्षण तैयार करें। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें से हमें खुले प्रश्न रहेंगे तो वह अपने दिमाग को यूज करके क्रिएटिविटी सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मुख्य ध्यान क्या है? तो एनसीएफ 2005 का मुख्य ध्यान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए रटने पर जोर, परीक्षा उन्मुख शिक्षण, समग्र शिक्षा या पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा होलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का प्रमुख लाभ क्या है? जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव आपका एवेल्युएशन है उसका प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका मुख्य जो लाभ होगा आपका, ऑप्शन आप देख सकते हैं, छात्रों पर तनाव कम करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है, या केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर रखने को प्रोत्साहित देना, शिक्षक की भूमिका को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण में कला की क्या भूमिका है? जो आपके पास आर्ट इन एजुकेशन है इसकी क्या भूमिका होती है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो कला की भूमिका क्या होती है? ये आपको डेवलप्स क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करने पर बल देती है, रचनात्मक सोच को विकसित करती है। शिक्षा में केस स्टडी का उद्देश्य सबसे अच्छा कौन सा वर्णन करता है? केस स्टडी पे मैंने अलग से लेक्चर लिया था, केस स्टडी को आपको ठीक से समझाया था, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर कर पा रहे होंगे। टू इवैल्यूएट लार्ज ग्रुप, बड़े समूहों का मूल्यांकन, किसी व्यक्ति या छोटे समूह की गहराई से जांच करना, या मानकीकृत परीक्षण करना, या बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। तो ऑप्शन आपको डाउटफुल लग सकते हैं, करेक्ट आंसर आपका होगा कि हम क्या करते हैं इसमें किसी व्यक्ति या छोटे समूह की बहुत गहराई से जांच करते हैं। शैक्षिक मापन का एक प्रमुख घटक क्या है? प्रमुख घटक हमें बताना है, तो यहाँ पर देखिए टेस्ट कंस्ट्रक्शन, सामाजिक कौशल, वित्तीय प्रबंधन, या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका मुख्य फोकस क्या था? तो पहला क्वेश्चन आपके पास आज पूरा बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, या फिर उच्च शिक्षा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका एडल्ट एजुकेशन, वयस्क शिक्षा पर मुख्य फोकस था 1986 का। अगला क्वेश्चन है व्हिच कमीशन रिकमेंडेशंस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2005? कौन सा कमीशन है, कौन सा आयोग है जिसकी सिफारिशों के आधार पर एनसीएफ 2005 स्थापित किया गया था? तो यह आसान सा प्रश्न हो गया आपके लिए। सही आंसर आपका जो है वो कोठारी आयोग है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए The National Skill Qualification Framework aims to provide a framework for which of the following? जो NS2F हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा है
प्रॉपर जो हमारे ज्वाइंट सदस्य हैं उन्हें पता है, हमने NSQF को डिटेल में पढ़ा है। सभी जितने भी टॉपिक दिए गए हैं यूनिट 5 के बहुत सारे वीडियोस हमारे हो गए थे, तो अगर आप शुरू से फॉलो करते हुए आए होंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो NSQF का उद्देश्य जो है किसके लिए एक ढांचा प्रदान करता है, तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, प्राइमरी एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है व्हिच एक्ट इंश्योर्स द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कौन सा अधिनियम करता है? तो ये तो आसान सा प्रश्न हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा 2009 का। आपके लिए पहला क्वेश्चन आज का ये है कि ये एक्ट की डेट बताइए और इसकी लॉन्च की डेट बताइए कि कब ये जो है इंप्लीमेंट हुआ था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अगला क्वेश्चन है The National Education Policy emphasize the importance of which of the following in the school curriculum। जो NCF 2020 है हमारा, वो किस पर महत्वपूर्ण रूप से या मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा, या डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण शिक्षा या फिर कला शिक्षा। किस पर जो है महत्वपूर्ण फोकस इसका रहता है? तो सबसे सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से अगर देखा जाए तो डिजिटल लिटरेसी जो है, डिजिटल साक्षरता पर ज्यादा महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है Which commission is known for its recommendations on higher education and its restructuring in India। तो उच्च शिक्षा के पुनर्गठन और उसके एक तरह से उच्च शिक्षा और उसके पुनर्गठन पर कौन से आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं? ऑप्शन आपके पास है, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन या फिर जस्टिस वर्मा कमीशन। हमने सारे के सारे टॉपिक्स थ्योरी में डिटेल में पढ़े हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सूचना है, 30 मिनट पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, टेस्ट करवाए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो केवल हमारे ज्वाइन मेंबर्स के लिए है जो 29 रुपीज में ऑलरेडी ज्वाइन है पिछले 2-3 महीनों से, तो उनके लिए वो कोर्स है। और जो है अभी टीच मिनट पर हमारा एक प्रैक्टिस सेट लाइव है जो कि चल रहा है, उसमें आपको पूरे 50 MCQ मिलेंगे, जो कि आपका पेपर का जो पैटर्न है उसमें जीएस भी होगा, आपका रीजनिंग भी होगा, उत्तराखंड से रिलेटेड MCQ भी होंगे। तो इस तरह का प्रैक्टिस सेट अभी अवेलेबल है, वो आप जरूर अटेम्प्ट कर लें। बहुत सारे लोग, और ये मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ 200+ मेंबर जुड़े हुए हैं और टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले केवल 70-80 ही जुड़ पा रहे हैं। तो इसलिए जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सूचना प्राप्त करके वो टीचमेंट ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और वहां पर अपना प्रैक्टिस सेट आराम से कर सकते हैं। और अगली सूचना आपके लिए ये है कि ये जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगले टेस्ट में आपको ये ठीक 50 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे, जो कि आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अभी आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं वो बताइए, और टेस्ट में आपके मार्क्स जो आएंगे वो तो मैं देख ही लूंगा। तो सही आंसर इसका है जो है नेशनल नॉलेज कमीशन है। इसने उच्च शिक्षा और उसके पुनर्गठन पर अपनी सिफारिशों के लिए से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि रमसा है, इज टू इम्प्रूव विच लेवल ऑफ एजुकेशन। कौन से लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए रमसा मुख्य फोकस करता है, या रमसा का उद्देश्य किस स्तर की शिक्षा को सुधारना है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये रमसा जो है माध्यमिक शिक्षा अभियान, नाम में ही माध्यमिक है, तो ये जो है आपका माध्यमिक शिक्षा के लिए है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। What is the primary focus of the National Curriculum Framework of Teacher Education 2009? तो कोई मुझे कमेंट करके बोल रहा था, तो टीचर एजुकेशन 2009 का जो NCF है ये भी हम थ्योरी सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो इसका जो है ये बताना है कि प्राथमिक फोकस इसका क्या है, प्राइमरी फोकस इसका क्या है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, करिकुलम डेवलपमेंट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या इसका प्रारंभिक फोकस था? तो इसका प्रारंभिक फोकस जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस एरिया ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसका फोकस क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से? तो उच्च शिक्षा, ये हमने अभी डिस्कस किया, उच्च शिक्षा पे इन्होंने बल दिया था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका मुख्य कार्य हम बोल सकते हैं एक तरह से, और आपका जो है नॉलेज मैनेजमेंट, ज्ञान प्रबंधन करने के लिए भी यह आयोग गठित किया गया था। बेसिक लिटरेसी, मौलिक साक्षरता इसका मेन फोकस एरिया नहीं था, तो यह आपको ध्यान रखना है। विच प्रोग्राम एम्स टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। कौन सा एक तरह से कार्यक्रम था जो समुदाय की भागीदारी और संलग्नता के माध्यम से
प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। कौन सा कार्यक्रम ऐसा है? तो ये आपका सर्व शिक्षा अभियान है, SSA। और अगला क्वेश्चन आपके लिए रिपीट है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। SSA का एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बात ध्यान रखिए, मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर जरूर कीजिए, वो आपको लंबे टाइम तक याद रखेगा और उससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में सही होंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, विच कमीशंस रिपोर्ट लेड टू सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया? जो आपका कौन सा आयोग है जो भारत में उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण जिसने सुधार किए हैं, उस आयोग का हमें नाम बताना है। सही आंसर आपका हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो हायर एजुकेशन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं वो आपका कोठारी कमीशन है। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे और इसका जो है 1964 से 1966 जो है इसका कार्यकाल रहा था कोठारी कमीशन का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एम्स टू प्रोवाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? जो आपका विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता अधिनियम 2016 का है, उसका उद्देश्य किसकी व्यवस्था करना है निम्न में से? ऑप्शन आप देख सकते हैं और जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका है, देखो फ्री एजुकेशन इसका एम्स नहीं है, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसने मेन फोकस किया था कि जो विकलांगजन है उनको एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो सके, यानी सुलभ बुनियादी अगर ढांचा उनको मिलेगा तभी उनकी शिक्षा सही हो पाएगी, स्वास्थ्य भी सही हो पाएगा। तो सही आंसर आपका एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। What was the primary focus of the National Curriculum Framework of School Education 2023? जो NCF 2023 का है, इसका प्राथमिक फोकस क्या, फोकस पॉइंट क्या है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं आगे, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी या फिर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, पेडागोजिकल इनोवेशन जो शैक्षिक नवाचार है ये इसका मुख्य फोकस एरिया है। पेडागोजिकल इनोवेशन है। द मुदालियर कमीशन वाज प्राइमरली कंसर्न विद विच एजुकेशनल स्टेज? कौन से शिक्षा स्तर से मुदालियर कमीशन संबंधित था? तो ये आपका मुदालियर कमीशन जो है ये आपका संबंधित था माध्यमिक शिक्षा से। आपके लिए अगला क्वेश्चन आज का ये है कि मुदालियर कमीशन का एक तो दूसरा नाम बताइए, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा इसका जो है कार्यकाल या फिर एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, कौन सा अधिनियम है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करता है? तो कौन सा अधिनियम है जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स के लिए एक कमीशन को एस्टेब्लिशमेंट की एक तरह से एस्टेब्लिश करता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग। अब कहने का कुछ लोग कहेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, नहीं, ये कोई एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना नहीं करता है। कौन सा अधिनियम है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी करता है। तो ह्यूमन राइट्स जो अधिनियम है, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है और आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारियां जरूर होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विच पॉलिसी डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इन इंडिया? जो बहुविषयी शिक्षा है इसका कॉन्सेप्ट किस डॉक्यूमेंट ने दिया था, कौन से दस्तावेज ने दिया था एक तरह से? तो ऑप्शन आपके पास देख सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है, NCF 2005 है और NSQF भी इसमें है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जो मल्टीडिसिप्लिनरी एक तरह से एजुकेशन की बात कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसका कॉन्सेप्ट दिया है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द की फीचर ऑफ द समग्र शिक्षा प्रोग्राम? समग्र शिक्षा प्रोग्राम का की फीचर क्या है? ऑप्शन आप देख सकते हैं और करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच टू स्कूल एजुकेशन। स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण जो है ये आपका की फीचर है समग्र शिक्षा प्रोग्राम का। उच्च शिक्षा नहीं है, वयस्क साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी नहीं है। कौन सा आयोग शिक्षक प्रशिक्षण में शैक्षिक सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है? कौन सा कमीशन है जो आपका शैक्षिक सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है? दोनों लैंग्वेज में पढ़ने में टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश में, हिंदी में आपको समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये कोठारी कमीशन है, जिसने क्या किया था, एजुकेशन रिफॉर्म्स पे फोकस किया था। कोठारी कमीशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो NCF 2009 है टीचर एजुकेशन के लिए, वो प्राइमरली विच एस्पेक्ट ऑफ टीचर प्रिपरेशन, शिक्षक तैयारी के कौन से पहलू पे ज्यादा फोकस करता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर और आपका जो
करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पेडागोजिकल मेथड है, यानी एक तरह से जो टीचिंग मेथड होते हैं पेडागोजिकल मेथड, उन पे ज्यादा फोकस करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। Which act mandates the creation of barrier-free access for persons with disabilities in educational institution? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारे, वहां पर विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई बैरियर ना हो, इस तरह की व्यवस्था पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक तरह से जो शिक्षा हो अवरोध मुक्त हो पहुंच सके, इसका काम कौन सा एक्ट हमारा करता है? तो यहाँ पर एक्ट आप देख सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। आपका सिंपल सा है, करेक्ट आंसर आपका राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का। विकलांग अधिकारिता अधिनियम भी इसको कहते हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ का जो एम है वो क्या है? उद्देश्य हमें बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, टू स्टैंडर्डाइज वोकेशनल क्वालिफिकेशन, टू प्रमोट रिसर्च इन हायर एजुकेशन और टू इंश्योर क्वालिटी इन प्राइमरी एजुकेशन, या इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है आपके पास वो है डिजिटल शिक्षा तक पहुंच को सुविधाजनक करना। तो सही आंसर इसका है व्यावसायिक योग्यता का मानकीकृत करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which commission is associated with the development of National Curriculum Framework for School Education 2005? NCF 2005 जो है ये किस कमीशन के एक तरह से आधार पर डेवलप किया गया है या किस कमीशन से ये संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने मुदालियत कोठारी नेशनल नॉलेज कमीशन और जस्टिस वर्मा कमीशन। जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका कोठारी कमीशन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविजंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? कौन सा एक्ट है जो विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करता है? तो ये एक्ट आपका क्या हो गया? राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी। Which policy document introduce the concept of learning outcomes for school education? कौन सी पॉलिसी ने लर्निंग आउटकम्स की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो सारी पॉलिसीज दी गई हैं आपकी। एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, एनसीएफ 2005 का है, एनसीएफ टी जो है 2009 का है और रमसा भी दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये लर्निंग आउटकम्स की अवधारणा को देता है। मुदालियर आयोग अपने कार्य के लिए किस शिक्षा क्षेत्र में भी जाना जाता है, यानी कौन सा एरिया इनका वर्क फील्ड रहा है एक तरह से? तो सही आंसर हो जाएगा मुदालियर मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आपको आंसर भी बता दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा आयोग सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की सिफारिश करता है? इंटीग्रेशन वोकेशनल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन, यानी सामान्य शिक्षा के साथ जो व्यावसायिक शिक्षा के इंटीग्रेशन की सिफारिश करता है वो कौन सा आयोग है? ये भी आपका कोठारी कमीशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फोकस ऑफ द नेशनल एनसीएफ का जो फोकस है स्कूल एजुकेशन 2023 एनसीएफ 23 का फोकस एरिया क्या है ये हमें बताना है। डिजिटल साक्षरता पर जोर, शिक्षक प्रशिक्षण को सशक्त बनाना, पाठ्यक्रम और शैक्षिक नवाचार या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करिकुलम एंड पेडागोजी इनोवेशन, पाठ्यक्रम और शैक्षिक नवाचार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मंडेट्स एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू विच एज, यानी कौन सी आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है? तो ये तो आसान सा प्रश्न हो गया, 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है विच प्रोग्राम इज स्पेशली डिजाइन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल, यानी जो आपका सेकेंडरी लेवल है उस पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है? प्रोग्राम्स के नाम है एसएसए है, रमसा है, समग्र शिक्षा है या फिर नेशनल नॉलेज कमीशन है। करेक्ट आंसर जो आपका है इसका वो है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा आपका सही उत्तर हो जाएगा। विच पॉलिसी डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई इन इंडिया? भारत में जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसकी अवधारणा को कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 2020 की, तो ये करता है आपका राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 जो है ये आपका सीसीई की अवधारणा प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है
द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF जो है आपका ये शिक्षा प्रणाली के साथ किस पहलू को एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है? किस पहलू को ये एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं और हमारा जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या करता है, वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस करता है, व्यावसायिक शिक्षा को एक है। कौन से आयोग की सिफारिश के अनुसार जो NCERT है इसकी स्थापना की गई थी? तो NCERT की स्थापना जो है किस आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई थी? ऑप्शन आप देख सकते हैं, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जस्टिस वर्मा कमीशन। तो मुदालियर कमीशन जो है ये 1952-54 का है, कोठारी कमीशन आपका 64 का हो गया, NCERT की एस्टेब्लिशमेंट हो गई 1961। और ये जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो है देख लीजिएगा, सिफारिशों में जो है क्योंकि राधा कृष्णन आयोग भी 48-48 के अराउंड जो राधा कृष्णन आयोग आया था आपका, उसने भी इस तरह की कुछ रिकमेंडेशंस की थी। तो मुदालियर कमीशन मेरे हिसाब से ज्यादा सही आंसर है। आपको अगर इसके अलावा कुछ और फैक्ट पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेजर रिफॉर्म डिड द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इंट्रोड्यूस? सबसे मेजर रिफॉर्म जो है 1986 शिक्षा नीति का क्या था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, वयस्क शिक्षा पर ध्यान, आरक्षण नीतियों की शुरुआत, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्या किया गया था, मेन काम इन्होंने क्या किया था? तो सही आंसर इसका है शिक्षा का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे इन्होंने मेन फोकस किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Which policy document emphasize the integration of technology in education through digital resources? कौन सी नीति है एक तरह से जो डिजिटल संसाधनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं और आप लोगों को करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी NEP 2020 है, इसी का मेन उद्देश्य है प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देता है ये। अगला क्वेश्चन है, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 का है इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? वो किसके लिए प्रोविजन करता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रोविजन, विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रोविजन करता है। हाँ, ऐसे ही गलती नहीं करनी है। तो मुफ्त शिक्षा का प्रोविजन ये तो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट में है ही। ये बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिर्फ विकलांग देख के आंसर नहीं कर देना। देखो मैं कंफ्यूज हो गया, तो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। विच प्रोग्राम फोकसेज ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन? कौन सा प्रोग्राम फोकस करता है प्राथमिक शिक्षा तक, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा तक बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए? तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम है? समग्र शिक्षा बाद में आया और ये सभी को एक तरह से एकीकृत करने के लिए जो कि प्राथमिक से लेकर पूरे माध्यमिक तक फोकस करता है। विच एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम EMIS? कौन सा दस्तावेज है जो आपका EMIS की अवधारणा पहली बार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन आपके सामने है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, 2020, NCF 2005 और NSQF। कौन सा सही होगा? सही आंसर है आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। इन्होंने पहली बार EMIS का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। What is the main focus of the National Curriculum Framework for Teacher Education 2009? Teacher Education 2009 का जो NCF है इसका मेन फोकस क्या था? ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर जो है इसका देखो, करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि ये टीचर ट्रेनिंग की बात करता है और उनके करिकुलम इंप्रूवमेंट की भी बात करता है। तो केवल पाठ्यक्रम विकास नहीं होगा, शिक्षक पेशेवर विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which act is crucial for ensuring the educational rights of children from marginalized communities? जो marginalized communities हैं आपकी, यानी जो हाशिए पर हैं, एक तरह से दूरस्थ हैं, यानी जो मुख्य धारा में बिल्कुल भी नहीं आ पाए हैं, ऐसे बच्चों को के शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कौन सा एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आपके पास है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके सामने है ऑप्शन में, और इसके अलावा आपके पास सर्व शिक्षा अभियान भी है। तो ये जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो फ्री एंड मुफ्त एंड अनिवार्य शिक्षा, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। विच कमीशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर formulating the policies for the development of
सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, जो सेकेंडरी एजुकेशन भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए नीतियों को तैयार करने के लिए कौन सा जिम्मेदार है, कौन सा आयोग जिम्मेदार है एक तरह से। तो ये था आपका मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग हम इसे कहते हैं, मुदालियर आयोग को। अगला है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देती है। तो इनमें से किसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बढ़ावा देती है। कठोर विशेषता, बहुविषय दृष्टिकोण, या फिर अनुसंधान तक सीमित पहुंच, या फिर बढ़ती केंद्रीकरण। सही आंसर आपका है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये पर बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है which policy document emphasize the need for continuous teacher training and professional development। कौन सी नीति है जो निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास पर बल देती है। तो ये नीति आपका टीचर एजुकेशन वाला NCF टीचर एजुकेशन 2009 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। कौन सा आयोग है जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। सही आंसर आपका है कोठारी आयोग की रिकमेंडेशंस थी ये। अगला क्वेश्चन है द सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरली फोकस विच लेवल ऑफ एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान जो है प्राइमरली कौन से लेवल को फोकस करता है। ऑप्शन देख सकते हैं उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान SSA जो है आपका प्राथमिक शिक्षा को फोकस करता है। मैंने बताया है कि इसका कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आ गया था मेरे मुंह में, लिखने भी लग गया था मैं। विच फ्रेमवर्क इज एम्ड एज स्टैंडर्डाइज द क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स ऑफ वर्कर्स एंड अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। कौन सा ढांचा है जो विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की योग्यता और कौशल को मानकीकृत करने के लिए लक्षित है। तो ये तो हमने कई बार डिस्कस कर चुका है, ये आपका NS2F से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कौशल गुणवत्ता ढांचा इसको कहते हैं। थ्योरी सेक्शन में हमने डिटेल में पढ़ा है क्या क्या इसके कार्य होते हैं, क्या उद्देश्य है। कॉमन स्कूल सिस्टम जो है एक कॉन्सेप्ट आपका, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसकी शुरुआत जो है किसने करी थी भारत में। मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, या फिर जस्टिस वर्मा कमीशन। करेक्ट आंसर आपका है कोठारी कमीशन ने ही इसको भी लॉन्च किया था। Which act aims to provide free and compulsory education to all children between age 16 to 14। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which commission recommendations led to the establishment of the National Knowledge Commission। कौन से आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई। तो ये भी जो है जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई, ये भी कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही की गई। अगला प्रश्न है आपके पास द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF जो है स्कूल एजुकेशन 2023 इंक्लूड्स विच की एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डिजाइन। पाठ्यक्रम डिजाइन के किस महत्वपूर्ण पहलू को इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें शामिल किया गया है आपका, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ स्किल बेस्ड लर्निंग, जो आपका कौशल आधारित शिक्षण का एकीकरण है, ये इसमें इंक्लूड किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो सही कथन बताना, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कितने मार्क्स ला पाते हैं। पेपर बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न में मिलेगा आपको, जैसे UKSSC बनाएगा। कुछ क्वेश्चन हमने काफी कवर किए हैं जिस टाइप का UKSSC का पैटर्न रहता है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, UGC विश्वविद्यालयों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सही है। NCTE शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करता है, और NCERT के बारे में कहा गया है कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम तैयार करता है, और KVS जो है ये नवोदय विद्यालयों का प्रबंधन करता है। तो देखिए आप देख सकते हैं, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। KVS नवोदय का क्यों करेगा, वो तो केंद्रीय विद्यालय का प्रबंधन करता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यालय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है। विद्यालय जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका महत्वपूर्ण भाग कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण प्रक्रिया, खेल गतिविधियां। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, सही आंसर आपका वित्तीय योजना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारे पास असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। आपके पास असर्शन दिया गया है, विद्यालय में योजना बनाना आवश्यक होता है, और रीजन दिया गया है, यह संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहला कथन सही है, योजना बनाना आवश्यक होता है और संसाधनों का सही उपयोग हो इसीलिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो A और R दोनों सही है, और R जो है वो कथन A की सही व्याख्या भी कर रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस योजना के तहत छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं? तो मुफ्त पाठ्य पुस्तकें जो प्रदान की जाती हैं, यह आपका सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदान की जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, फिर से असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति स्कूल के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है, अगर शिक्षक एब्सेंट रहेंगे तो स्कूल की जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो प्रभावित होगा। और कारण दिया गया है कि शिक्षक उपस्थित रहते हुए भी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। देखिए, ये पॉसिबिलिटी है, ये हम एकदम से नहीं कर सकते हैं हर शिक्षक के बारे में कि उपस्थित रहते हुए भी वो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हर शिक्षक के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विद्यालय में उपस्थित रहते हुए भी वो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, इसलिए न तो ये कथन एक ही सही व्याख्या है और ना ही सही कथन है। तो हम कह सकते हैं कि ए कथन सही है और आर जो है इसका गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्यालय के प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है? तो प्रिंसिपल जो हमारा होता है उसकी भूमिका क्या होती है? शिक्षक नियुक्त करने की होती है, छात्र अनुशासन बनाए रखने की भी होती है, शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना बनाने की भी होती है। तो सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फिर से आपके पास कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन गलत है? अब ध्यान से देखना है कि पूछा क्या है। कथन गलत है, एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि एग्जाम में ये जरूर देखना है कि पूछा क्या है, सही है, सही नहीं है, गलत है, गलत नहीं है। तो स्टेटमेंट है पहला, एससीईआरटी जो है राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है, ये बिल्कुल सही कथन है। डाइट जो है जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। सीएबीई एक सलाहकार बोर्ड है, सीएबीई जो है आपका ये सलाहकार बोर्ड है। ये सारे संगठन हमने पढ़े हैं, यूनिट 5 को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आप लोग अगर जो भी थ्योरी सेक्शन से जुड़े हैं वो लोग रिवीजन जरूर कर लिया करें। तो सीएबी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, डाइट अच्छे से पढ़ा है, एससीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। एनबीएस भी अच्छे से पढ़ा है और एनबीएस के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है कि केवल बालिका विद्यालयों का प्रबंधन करता है, और ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एनबीएस केवल, क्योंकि नवोदय विद्यालय संगठन की बात है और ये ग्रामीण बालकों के विकास के लिए बनाया गया है एनबीएस, और ये केवल बालिका विद्यालयों का प्रबंधन नहीं करता बल्कि बालक भी इनके तहत आते हैं। यानी जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, डी चौथा वाला, वो गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक प्रधानाध्यापक को विद्यालय में नेतृत्व प्रदान के लिए कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? लीडरशिप स्किल होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तराखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है? जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जिसके उद्देश्य हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करे हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य है। हमने डिटेल में पढ़ा था उत्तराखंड में कितने बालिका विद्यालय हैं, वो भी पढ़े हैं। थ्योरी सेक्शन जरूर देख लीजिए। और जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं और आप लोग महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास 1 मंथ का लगभग टाइम है। आप 1 मंथ के अंदर अगर ये कैपेसिटी रखते हैं कि आप सारे वीडियोस देख पाओगे, पूरा कोर्स कवर कर पाओगे, या आपका कोई सेक्शन छूट गया है, नहीं देख पाए हैं, तो आपके पास पूरा कोर्स अपडेटेड मिलेगा, अपलोडेड मिलेगा, आप उसको कहीं से भी देख सकते हैं। खासकर ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही हमारा कोर्स विशेषकर है। जो अफोर्ड कर पाते हैं, अच्छी कोचिंग ले रहे हैं, उनको मैं कोई भी नहीं कहूंगा कि आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। आप अच्छी कोचिंग ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको वो जरूर जुड़े, उनको बहुत फायदा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो किसे विद्यालय के अनुशासन का प्रबंधन करना होता है? तो ये तो आसान हो गया, प्रधानाध्यापक को करना होता है। फिर से असर्शन एंड रीजन है, थोड़ा सा टकटकी लगाकर देखिएगा, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। विद्यालय में शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है। तो शिक्षण यानी टीचिंग जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक होता है। प्रशिक्षित शिक्षक छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रशिक्षित शिक्षक होगा तो वही बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्यालय में निर्णय लेने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? यानी जो डिसीजन लेने की प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया गया है, विद्यालय के उद्देश्यों और नीतियों पर। अब देखिए, जिस तरह के विद्यालय के उद्देश्य होंगे, जिस तरह के विद्यालय की नीतियां होंगी, उसी हिसाब से वहां पर निर्णय प्रक्रिया ली जाएगी, निर्णय लिए जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा विद्यालय के क्या उद्देश्य है, क्या एम्स को लेकर चल रहा है और किस तरह की वो पॉलिसीज को लेकर चलता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें होंगी। यहाँ पर हमें गलत कथन चुनना है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम तैयार करता है, सही है। एससीईआरटी राज्य स्तर पर
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। केवीएस जो है ये केंद्रीय विद्यालयों का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। और एनवीएस केवल बालिका विद्यालयों, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल बालिका विद्यालयों का प्रबंधन नहीं करता है, ये सभी का प्रबंधन करता है। एनवीएस में केवल बालिकाएं नहीं आती हैं। नवोदय विद्यालय ग्रामीण जो बालक होते हैं, ग्रामीण छात्रों के विकास के लिए कार्य करता है। विद्यालय में योजना बनाने का पहला चरण, तो सबसे पहला स्टेप किसी भी योजना का होता है लक्ष्य निर्धारित करना। फिर से असर्शन रीजन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना केवल बालिकाओं के लिए है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह योजना बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, और कारण इसका है कि यह बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। तो आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है और स्टेटमेंट दोनों सही है। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी हो सकता है? अगर इनमें से देखा जाए तो कठोर सजा देना, छात्रों को सलाह देना, इनमें से जो सबसे प्रभावी तरीका होगा वो नियम और दिशा निर्देश निर्धारित करना होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें चुनना है। यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, जो कि बिल्कुल सही है। एनसीटीई विद्यालयी शिक्षा को नियमित करता है। एनसीटीई विद्यालयी शिक्षा को नियमित नहीं करता है, ये शिक्षक शिक्षा को नियमित करता है, टीचर एजुकेशन को नियमित करता है। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन यहीं से है। आप बताइए एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, जरूर आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है, आरसीआई दिव्यांगता क्षेत्र में पेशेवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है, सही है। सीएबीई शिक्षा नीति पर सलाह देने का कार्य करता है, तो बाकी सब सही है। आपका स्टेटमेंट जो है एनसीटीई वाला गलत है, यानी 1, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। एनसीटीई का एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको बताना है। विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो निगरानी का काम किसका है? प्रधानाचार्य का है। हमने प्रधानाचार्य वाले टॉपिक में पढ़ा है थ्योरी सेक्शन में। तो आप लोग चाहें तो जिसको नीड है अभी वो थ्योरी सेक्शन हमारा ज्वाइन कर सकता है, जिसे लगता है कि वो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और उसका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो हमारे कोर्स में आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल मिलेगा, यूनिट 1 टू लेकर यूनिट 5 तक, और यूनिट 2 और 5 तो इतना डिटेल में मिलेगा कि रिवीजन वीडियो तक आपको साथ में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सीएबी विदेश नीति की सलाह, ये हमने अभी डिस्कस किया, ये विदेश नीति पे नहीं शिक्षा नीति पे सलाह देने का कार्य करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, सीएबी को एक बार भंग किया गया था, ये सही है। 1921 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, और ये अगले 2 साल में 1923 में इसे भंग कर दिया जाता है और 1935 में इसकी पुनः स्थापना की जाती है। तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखना सीएबी के बारे में। काउंसिल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो सलाहकार बोर्ड है, शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसको कहा जाता है वैसे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सीएबी विदेश नीति पे नहीं शिक्षा नीति पे सलाह देता है, यानी आपका स्टेटमेंट ए गलत है और आर जो है वो सही है। अगला देखिए, शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन यानी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसका मेन जो एम होगा वो क्या होगा? आसान सा है, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्य क्या है? यूजीसी का मुख्य कार्य हमें बताना है, तो ये हमने कई बार डिस्कस कर चुका है। विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। यूजीसी का गठन 1956 में हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। और एनसीटीई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी सही है। आरसीआई विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए काम करता है, ये भी हमने पढ़ा था, ये वाला एक्ट बिल्कुल पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, नहीं तो थ्योरी सेक्शन में जाके एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन ही काम आएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे। सीएबी एक कानूनी निकाय है, ये कानूनी निकाय नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना मैंने आपको पूछी है, तो ये ध्यान रखिए, दोबारा याद दिला रहा हूँ। इसकी स्थापना बताइए किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? इसीलिए लाई गई थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए। अगला देखिए, नवोदय विद्यालय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो एनवीएस की स्थापना बतानी है, जो कि हुई थी 1986 में। ये क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी टैब में भी पूछा था इसका आंसर करने के लिए। तो ये 28 फेब, डेट भी याद रखिएगा, 1986 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, असर्शन है, शिक्षकों की नियमित प्रशिक्षण से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और प्रशिक्षित शिक्षक बेहतर शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं। अगर आप ट्रेन हैं, आपने बीएड किया हुआ है, आपने सारे स्किल सीखी हुई हैं, तो आप बेहतर शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, ऐसे में दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ए और आर दोनों सही है और आर ई की सही व्याख्या भी है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन का मुख्यालय हमें बताना है, तो मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली हो गया।
विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी हो सकता है? तो सबसे प्रभावी तरीका ये रिपीट हो गया, नियम और दिशा निर्देश निर्धारित करना हो गया। विद्यालय प्रशासन में वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे संसाधन हैं उनका प्रभावी उपयोग किया जा सके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर हमें गलत कथन चुनना है। यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी का गठन 1961 में हुआ, जो कि सही है। एससीईआरटी राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम विकास में शामिल है, ये सही है। केवीएस का उद्देश्य केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। देखिए, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना इसका है, लेकिन केवल नहीं है, क्योंकि ग्रामीण बच्चे भी तो इसमें आ जाते हैं ना, ग्रामीण बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है इसमें। एनवीएस का उद्देश्य सभी छात्रों को आवासीय शिक्षा, एनवीएस जो है जो नवोदय विद्यालय, ये सभी छात्रों के लिए नहीं है, ये ग्रामीण छात्रों के लिए है नवोदय विद्यालय। तो ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए तो है, लेकिन केवल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर केवल और भी बच्चों के लिए वहां पर सीट्स होती हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो है चौथा कथन तो गलत है, फोर्थ वाला गलत है आपका, और थर्ड भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ 3 और 4 जो है वो दोनों सही नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन उस टाइप से नहीं बन पाए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो रमसा है, इसका मुख्य उद्देश्य हमें बताना है। तो ये माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा हमने पढ़ा था थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे से। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षकों की अनुपस्थिति किस प्रकार विद्यालय के प्रदर्शन को प्रभावित करती है? अगर शिक्षक अनुपस्थित रहेंगे तो किस तरह से वो विद्यालय को प्रभावित करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा छात्रों की पढ़ाई इससे प्रभावित होगी अगर टीचर एब्सेंट रहते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है आपका, यह आपकी शुरू हुई थी 2004 में। और इसकी भी अगर आप डेट याद रखना चाहो तो जरूर रखिएगा, 15 अप्रैल 2004, ये डेट भी ध्यान रखिए, इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब लागू किया गया? अब आपको बताया 2020 में लागू किया, कब किया गया? तो डेट आपको दी गई है जुलाई, ध्यान रखिएगा, जुलाई 2020, जुलाई 29 2020 को लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डाइट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, जो डाइट भी हमने पढ़े थे, डिस्ट्रिक्ट जो सेंटर है प्राइमरी शिक्षा के लिए, तो इनका प्राथमिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? तो एनसीईआरटी जो है हमारा नेशनल काउंसिल, तो एनसीईआरटी का जो मुख्य कार्य है वो हमें बताना है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म लिख दीजिए जरा कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन तो आपको ध्यान रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा शैक्षिक शोध और पाठ्यक्रम विकास। तो रिसर्च है इसमें, और जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो इसका काम होता है। अगला देखिए, एसर्सन है, स्कूल में नेतृत्व विकास के लिए प्रधानाध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रधानाध्यापक स्कूल के सभी प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और एसर्सन जो है वो रीजन की व्याख्या भी करता है, सॉरी, रीजन जो है वो एसर्सन की व्याख्या भी करता है। केवीएस की पाठ्यक्रम नीति को किस संस्थान द्वारा विकसित किया जाता है? अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवीएस अलग संगठन है, केवीएस की जो पाठ्यक्रम नीति है, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात की जा रही है, तो इसकी जो पाठ्यक्रम नीति का विकास है ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी डेवलप एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य, तो ये बालिकाओं के लिए हो गया, बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना या बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करना। तो सही आंसर ज्यादा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार 10+2, ये आपके लिए हलवा क्वेश्चन हो गया, 5+3+3+4, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनवीएस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नवोदय विद्यालय संगठन का मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में है। अगला देखिए, शिक्षक अनुपस्थिति को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन है? तो इसके लिए शिक्षक प्रेरणा कार्यक्रम करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगला देखिए, विद्यालय प्रशासन में अभिभावकों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? अभिभावकों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण होती है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में? तो ये इसलिए ताकि छात्रों की जो प्रगति और अनुशासन है उसके लिए ये जरूरी होता है। उसकी जानकारी अगर उनको दी जाएगी, आपका छात्र, आपका बालक कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से वो विद्यालय में उसकी गतिविधियां हैं, तो इससे छात्रों की प्रगति भी सुनिश्चित हो सकेगी और अनुशासन भी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अब एनसीईआरटी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पूछ लिया गया है, तो ये तो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, 1961। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? चलो, एससीईआरटी भी हमने कई बार रिपीट कर लिया। आप बताइए उत्तराखंड एससीईआरटी का एस्टेब्लिश ईयर जो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह राज्य स्तर पर शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण का कार्य इसका होता है।
केवीएस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना बतानी है, तो ये 1963 में हुई थी। और इसकी भी डेट सबकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है डेट पूछ ली जाए। तो ये 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर 1963 को ये केवीएस की स्टैब्लिशमेंट होती है, ये ध्यान रखिए। और अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारा। नवोदय विद्यालय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में हो गया, रिपीट हो गया। डाइट का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण